सीमा अपने बेटे राजू और अमूल्य के साथ रहती थी। सीमा और उसका बेटा राजू बहुत ही ज्यादा लालची थे। राजू को दारू पीने की बहुत ही बुरी आदत थी, इसलिए वह रोज दारू पीने जाता था। राजू की शादी अमूल्य से होने के बाद राजू के तो मजे ही आ गए, क्योंकि अब राजू काम पर नहीं जाता था। अमूल्य एक फैक्ट्री में काम करने लगी थी। सुनिए जी, आप बहुत नशे करते हैं। आपके इस नशे के चक्कर में मुझे भी अब काम करना पड़ रहा है, और जब से मैंने काम शुरू किया है तब से तो आप काम पर जाना ही छोड़ दिए हैं। ऐसे कैसे चलेगा? घर के बहुत सारे खर्च भी होते हैं, हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, पर आपको ये नशा छोड़ देना चाहिए। बस यह सुनते ही राजू आग बबूला हो जाता है और वह पास में बड़ी लकड़ी उठाकर अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है। ये जुबान लड़ाएगी? अरे तू काम करेगी तो किस नहीं जाएगी, समझी ना? मेरी पत्नी है, चाहे जो करूं, तुझसे मुझसे जुबान लड़ानी नहीं चाहिए, आगे से ध्यान रखना। तभी अमूल्य को पिटता देख वहाँ उसकी सास सीमा आ जाती है। और मार बेटा, और मार इस कलमुई को, अच्छे से मार इसे, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अमूल्य रोती रहती है, वह पेट से थी और राजू उसे डंडे से मार रहा था। अब याद रखना है पिटाई, और हाँ, अगर तूने हमें लड़का नहीं दिया ना तो देखना तेरा क्या हाल करेंगे। कुछ महीने बाद ही अमूल्य अपनी बच्ची को जन्म दे देती है। अमूल्य डर रही थी क्योंकि उसकी सास को तो एक लड़का चाहिए था और उसके एक लड़की पैदा हुई थी। अभी हॉस्पिटल में सीमा और उसका पति राजू आ जाते हैं, और जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है वे फिर से उससे गुस्सा हो जाते हैं। कुछ दिन बाद अमूल्य अपने बच्चे के साथ घर पर आ जाती है। तभी सीमा, इससे हमने एक लड़का मांगा था, इससे वो भी नहीं दिया गया, लगता है इसकी अकल ठिकाने लानी पड़ेगी। तभी सीमा अमूल्य के हाथ से उसकी बच्ची को छीन लेती है और राजू अमूल्य को बहुत मारता है। बस बेटा, अब इसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसे जाने दे, सड़क पर भटक कर अपनी बच्ची के साथ मर जाएगी, कल मुँह ही कहेगी। नहीं नहीं माँ जी, हमें घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बच्ची को लेकर। सीमा अपनी बहू की एक नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अमूल्य अपने बच्चे को लेकर सड़क पर भटक ही रही थी। 2 दिन हो जाते हैं, अमूल्य भूख से तड़प रही थी। तभी अपने फैक्ट्री के मालिक से जाकर अपनी सारी कहानी सुना देती है। उसका मालिक उस पर तरस खाकर उसे कुछ पैसे उधार दे देता है। अमूल्य को नान बनाना बहुत ही अच्छे से आता था, इसलिए वह पैसे से अपने नान का ठेला शुरू करती है। भाई जी मेरी नान खाकर देखिए, बहुत ही अच्छी है। बहन जी एक बार खाकर तो देखिए। ऐसे बोलकर अमूल्य अपने ठेले पर कुछ ग्राहक बुला लेती है। नान सभी को बहुत अच्छी लगती है। अब अमूल्य रोज नान बनाकर बेचती रहती थी। उसने अपने मालिक के सारे पैसे भी चुका दिए थे। अब उसके ठेले पर भीड़ जमा होने लगी थी। एक दिन अमूल्य का मालिक उससे कहता है, अमूल्य तुम बहुत अच्छा नान बनाती हो, क्यों ना तुम हमारी फैक्ट्री के बाहर अपनी नान बेचना शुरू कर दो। सभी वर्कर खाने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, इस वजह से उन्हें दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो तुम्हारा काम भी अच्छे से चलेगा। अमूल्य अपने मालिक की बात मान लेती है और वह ऐसा ही करती है। अब वह वहीं पर ही अपना अच्छा सा ढाबा खोल लेती है। जैसे ही उसकी सास और उसके पति को यह पता चलता है, वह उसके ढाबे पर आते हैं। ए अमूल्य, ला पैसा दे, मुझे दारू पीनी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी, तुमने ही मुझे घर से बाहर निकाला था ना। और माँ जी आपने भी। बेटा ये ऐसे नहीं मानेगी, इससे पैसे छीन ले, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। सीमा और राजू अमूल्य से पैसे छीनने लगते हैं। तभी फैक्ट्री का मालिक यह सब देख लेता है और वह तुरंत ही पुलिस को बुला लेता है। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। उसके बाद अमूल्य अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगती है। गांव के एक खेत में एक किसान का खून हो जाता है। उस समय डिटेक्टिव जे गांव में आया हुआ था। वहां उस समय उस खेत में 3 और किसान काम कर रहे थे, इसलिए डिटेक्टिव जे ने उनसे पूछताछ की। तो पहला वाला किसान कहता है, अरे डिटेक्टिव जे बाबू, हम काहे को ये खून करबे करेंगे। सोहन तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, हम ऐसा सपने में भी करने का नहीं सोच सकते। पर जिसने भी खून किया है आप उसे छोड़िएगा नहीं बाबू, उसने हमसे हमारा सबसे अच्छा दोस्त छीन लिया। जी जरूर, हम उस खूनी को पकड़ कर रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। डिटेक्टिव जे ने दूसरे वाले किसान से पूछा तो वो बोलता है, मेरे तो पास बहुत काम है, मैं तो उसी में लगा हुआ हूँ। सुबह से मुझे नहीं पता सोहन भाई का खून किसने किया, मैं तो बेकसूर हूँ। अभी आपने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ पर आया हूँ। डिटेक्टिव जे ने तीसरे वाले किसान से पूछा तो वो बताता है, सर मैं तो उसे जानता भी नहीं, ना तो वो मेरा दोस्त था और ना दुश्मन, और मैं तो यहाँ था भी नहीं। मैं तो यहाँ से कई दूर काम कर रहा था, मुझे नहीं पता कि खून किसने किया है, पर मैं बेकसूर हूँ। डिटेक्टिव जे ने सोहन के आसपास देखा, वहाँ कोई भी सबूत नहीं था और खून खुले खेत में हुआ है, तो किसी प्रकार का कोई कैमरा तो होगा नहीं। डिटेक्टिव जे को समझ नहीं आ रहा था कि खून किसने किया। तभी वो तीनों किसान कहते हैं, क्या हम
हम अपने घर जा सकते हैं। शाम होने वाली है, हमारे परिवार वाले भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे और सोहन के परिवार में भी तो खबर देनी होगी। हाँ हाँ, आप लोग जाइए, तब तक मैं यहीं हूँ। तीनों अपने अपने औजार लेकर घर की ओर जाने ही वाले होते हैं कि डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं खून किसने किया है? ध्यान से देखिए और बताइए। खून पहले वाले किसान ने किया है जो सोहन को अपना दोस्त बता रहा था। ध्यान से देखिए, सोहन की लाश पर 6 बार मार्क्स हैं और उन तीनों किसानों के औजारों को देखिए। पहले वाले किसान के औजार पर 3 पॉइंट्स हैं और दूसरे वाले किसान के औजार पर 4 पॉइंट्स हैं और तीसरे वाले किसान के औजार पर 5 पॉइंट्स हैं। मतलब 3 वाले औजार से सोहन पर 2 बार वार किया गया है। इसी से डिटेक्टिव जी समझ जाता है और सारी गुत्थी सुलझ जाती है। वो पहले वाले किसान को पकड़ लेता है तो वो बताता है, हाँ, हमने ही मारा है सोहन को, क्योंकि हम दोनों के बीच जमीन को लेकर लड़ाई हो गई थी और इसी झगड़े में मैंने अपना औजार उस पर चला दिया। पर सर, मैंने जानबूझकर खून नहीं किया। वजह चाहे जो भी हो, पर खून तो हुआ है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। डिटेक्टिव जे उसे पुलिस के हवाले कर देता है। आपको क्या लगता है, उसने सही किया या नहीं? उसे उस किसान को छोड़ देना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वृंदावन के जंगल में भोलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी। भोलू पेशे से किसान था, लेकिन इस बार जंगल में बारिश नहीं आई, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई। इस वजह से दोनों पति पत्नी मजदूरी करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन जंगल में सूखा पड़ने के कारण उनको कोई काम नहीं दे रहा था। एक दिन थका हारा भोलू कबूतर घर वापस लौटता है। उससे पीलू चिड़िया पूछती है, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? भोलू उससे कहता है, नहीं पीलू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। पीलू उससे कहती है, कोई बात नहीं जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए शिकंजी बना के लाती हूँ। पीलू चिड़िया शिकंजी बनाकर भोलू को देती है। ये लो जी, नींबू की शिकंजी। अब घर में तो थोड़े से ही नींबू बचे हैं, अगर आपको जल्दी से काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भोलू नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनो जी, क्यों न हम शहर के जंगल चले, वही कोई हमें काम दे सकता है। यहाँ तो हमें कुछ काम नहीं मिल रहा है। आपको तो पता है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पास वाले शहर के जंगल में रहती है। चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं, शहर के जंगल में हमें काम मिल जाएगा। अब तो हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। अगले दिन दोनों पति पत्नी उड़कर शहर के जंगल में जाते हैं। पीलू चिड़िया की मौसी उन्हें देखकर कहती है, अरे पीलू, यहाँ कैसे आना हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? पीलू कहती है, क्या बताओ मौसी, गांव के जंगल में ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है, कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ पर हम भूखे मर रहे थे, आपका भरोसा है, अब आप ही हमें कुछ काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पीलू चिड़िया की मौसी कहती है, अच्छा क्या बिटिया, तू मेरे पास चली आई, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। अच्छा बता, तू मेरे लिए गाँव के जंगल से क्या लाई है? पीलू कहती है, मौसी मैं आपके लिए सिर्फ ये कुछ नींबू ला पाई हूँ, अब तो यही बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं नींबू की शिकंजी बना देती हूँ, गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। पीलू की मौसी, हाँ हाँ बेटी, जल्दी बना, शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। पीलू घर के अंदर शिकंजी बनाने लगती है। तभी उसकी मौसी की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे बहन, ये तुम्हारे घर कौन आया है? अरे बहन, ये मेरी भांजी है, गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब ये यहीं पे काम ढूंढेगी। तभी पीलू चिड़िया सबको शिकंजी देती है। पड़ोस की आंटी भी शिकंजी पीती है। वो कहती हैं, अरे वाह, ये शिकंजी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ये किस चीज़ से बनी है? पीलू, आंटी जी, ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। पड़ोसी आंटी, शहर के जंगल में तो ऐसी शिकंजी कहीं भी नहीं मिलती। उनकी बात सुनकर पीलू चिड़िया की मौसी पीलू से कहती है, पीलू बिटिया, तू शिकंजी का ठेला लगा ले, यहाँ पर ऐसी शिकंजी किसी को बनाने नहीं आती, देखना तू कितनी अमीर हो जाएगी। पीलू चिड़िया और भोलू कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो मौसी से कुछ रुपए उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और शिकंजी बेचने लगते हैं। पीलू चिड़िया, शिकंजी ले लो शिकंजी। भोलू कबूतर, शिकंजी ले लो, शिकंजी ले लो, ताज़ी ताज़ी। ऐसे करके पीलू और उसके पति का शिकंजी का ठेला जोर से चलने लगता है और उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ जाती है।
जल्दी ही पीलू चिड़िया और उसका पति अपने बच्ची का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करा देते हैं और जल्दी ही पीलू चिड़िया और उसका पति एक सुंदर सा घर बनवा लेते हैं। टूनी सुंदरवन में अपने माँ बाप के साथ रहती है। टूनी को चावल खाने का बहुत शौक है। वो पूरे दिन बस चावल ही खाती रहती है। रोटी को तो वो हाथ भी नहीं लगाती। अरे माँ, ये क्या? रोटी चावल कहाँ है? चावल नहीं बनाए आज मैंने, यही रोटी बनाई है और चुपचाप खा लेने। अभी कल रात ही तो तूने बहुत सारे चावल खाए थे। मैं तो जा रही हूँ माँ, तुम ये खाओ अपनी ये रोटी, मैं कॉलेज में एक कड़ी चावल लेकर खा लूंगी। अरे बेटी, इतने चावल मत खाया कर, तुझे ही आगे जाकर परेशानी होगी। अरे माँ, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम भी ना। टूनी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज की कैंटीन में जाकर कड़ी चावल खाने लगती है। तभी उसके दोस्त उसके पास आते हैं। वो देखो, वो बैठी है चावल, और देखो चावल ही खा रही है। अरे चावल, मेरा मतलब टूनी, तुम यहाँ खाना खा रही हो क्या? घर से नाश्ता करके नहीं आई? अरे नहीं, मम्मी ने रोटियां बनाई हुई थी ना, और तुम्हें तो पता है मुझे चावल ना मिले तो मेरी भूख मिटती ही नहीं है। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं, तभी तो मैंने तुम्हारा नाम चावल रखा हुआ है। टूनी पूरे दिन बस चावल ही खाती थी। उसे रोटी खाने का कोई शौक नहीं था। उसका तो पेट भी रोटी से ही भरता नहीं था। रोटी को तो वो छूती भी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी की शादी सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के अगले दिन वो सुबह सुबह रसोई में जाकर राजमा चावल बनाने लगती है। जब उसकी सास रसोई में आती है तो उसे देखकर कहती है, अरे बहू, क्या बना रही है तू आज? माँ जी, मैं तो राजमा चावल बना रही हूँ। क्या राजमा चावल? अरे बहू, आज तो तेरी पहली रसोई है, तुझे तो आज कुछ मीठा बनाना चाहिए था। कि तू क्या बनाने लग गई? माँ जी, सोनू जी को बहुत भूख लग रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि उनका राजमा चावल खाने का मन है, तो मैंने बना लिए। अच्छा, लेकिन पहले तो कभी मुझसे चावलों की उसने फरमाइश करी ही नहीं। चल बना ले, और हाँ, कुछ मीठा भी बना लेना। टूनी राजमा चावल बनाने के बाद थोड़ी सी खीर भी बना लेती है और अपनी सास को देती है। उसकी सास को खाना बहुत पसंद आता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और अब टूनी हर रोज चावल ही बनाकर बैठ जाती थी। वो रोटियां तो कभी बनाती ही नहीं थी और रोज चावल खाकर उसकी सास भी अब उब चुकी थी। एक दिन, माँ जी बताइए, शाम के खाने में क्या बनाना है? मुझसे क्या पूछ रही है? दाल चावल बना ले। माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो कैसे बोलूं? तू तो हर दिन यही चावल बनाकर बैठ जाती है। अरे फोन पर इतना कुछ देखती है, कुछ सीखती नहीं है क्या उससे? अच्छा, तो माँ जी ये बात है, अभी आती हूँ। टूनी रसोई में जाती है और जाकर वेज बिरयानी बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी नई रेसिपी वेज बिरयानी। अरे इसमें भी तो चावल हैं। माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरा चावल के बगैर गुजारा ही नहीं है। चावल ना खाऊं तो पेट भरता ही नहीं है। और तू चावल बना लेती है तो उससे हमारा पेट नहीं भरता, तू हमारे लिए रोटी बनाया कर। ठीक है माँ जी। ऐसे ही टूनी अब रोज उन सभी के लिए रोटी बनाती और खुद के लिए चावल। लेकिन ऐसे ही चावल खाते रहने की वजह से उसके अंदर आलस और बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, देख बहू, इसका तो एक ही इलाज है, अब तू चावल की रोटी खाना शुरू कर दे, नहीं तो तेरा शरीर ऐसे ही फूलता जाएगा और तू आलस की पिटारी बनती जाएगी। चावल खाना इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? चावल रोटी के मुकाबले जल्दी गल जाता है और तुझे भूख भी इसलिए जल्दी जल्दी लगती है। तू अब से चावल की रोटी बना के खाया कर। ठीक है माँ जी। अब से टूनी चावल की जगह चावल की रोटी बनाकर खाया करती और इससे उससे चावल खाने की बीमारी से मुक्ति मिल गई।